गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमन चौधरी श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से आज ऑनलाइन क्लास के साथ आज हम पढ़ रहे हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अंदर हमारे आज से थर्ड यूनिट है उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा। उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा। इसके अंदर देखें व्यवस्था का अर्थ। व्यवस्था का अर्थ, व्यवस्था क्या है अपने आप में। व्यवस्था का अर्थ की व्यवस्था क्या है। व्यवस्था का तात्पर्य या व्यवस्था का अर्थ है कि इसके अंतर्गत कुछ तत्वों को इस प्रकार संबंध रखा जाता है। संबंध है जिसमें वे कार्यात्मक रूप से एक दूसरे को क्रियाशील बनाए रखें। एक दूसरे को क्रियाशील बनाए रखें, लेकिन साथ ही साथ एक सूत्र में बांध के रखें। क्रियाशील बनाए रखें या एक सूत्र में बांध के रखें। गतिशीलता, इसकी परिवर्तनशीलता या गतिशीलता की विशेषता के आधार पर इसे हमें अनिश्चित अवधारणा समझने की भी गलती नहीं कर सकते। व्यवस्था का संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं कि क्रियात्मक रूप से एक दूसरे को क्रियाशील बनाए रखें, लेकिन साथ ही साथ एक सूत्र में बांधे रखें। व्यवस्था का अर्थ हो गया। उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा के व्यवस्था का अर्थ देखिए क्या होगी। इसमें देखिए कि सामाजिक व्यवस्था, समाज के अंदर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था का अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। इसमें बताया गया कि सामाजिक व्यवस्था क्या है। यहाँ पे सबसे पहले जोन्स बता रहे हैं। जोन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था कैसी है कि एक सामाजिक परिस्थिति में जब अनेक व्यक्तिकर्ता सामान्य रूप से स्वीकृति सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी या विभिन्न प्रकार के क्रियाशील अंग एक दूसरे से संबंध रखते हैं। सामान्य अर्थ में देखिए हम जोन्स की परिभाषा को। जोन्स से क्या बताया कि सामाजिक स्थिति या सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न क्रियाशील एक दूसरे के साथ तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण ढंग से संबंध होकर कार्य करते हैं। जोन्स ने बताया कि सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न क्रियाशील अंग एक दूसरे के साथ संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण ढंग से संबंध होकर कार्य करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंदर हो गए। और इसमें अवधारणा में अब बताया कि सामाजिक व्यवस्था के तत्व। सामाजिक व्यवस्था के तत्व कौन कौन से तत्व हैं इसके। सामाजिक व्यवस्था के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें बताया कि सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक संरचना से अत्यधिक संबंधित। इसमें 3 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सामाजिक व्यवस्था के अंदर इसके तत्व है 3 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था,
सामाजिक तत्वों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले है सामाजिक व्यवस्था और सेकंड नंबर बताया है आर्थिक व्यवस्था। सेकंड नंबर क्या बताया? आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के अंदर बताया गया है कि लोगों की, समाज की जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, आर्थिक समूह और वर्गों का निर्माण हम लोग कैसे कर रहे हैं। इसमें थर्ड नंबर बताया गया वैधानिक व्यवस्था। थर्ड नंबर बताया है आर्थिक हो गया। आर्थिक की बात करेंगे कि वैधानिक व्यवस्था, इसमें क्या क्या होता है? वैधानिक व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था में बताए हैं कि समाज के अंदर प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य लगे हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी शक्ति का वितरण होता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों का निर्माण या वितरण किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा हो गई, उसके तत्व हो गए कितने प्रकार के? सामाजिक व्यवस्था क्या होती है? आर्थिक व्यवस्था होगी, और उसमें क्या बताया कि सामाजिक वैधानिक व्यवस्था आर्थिक के बाद। आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी उसके बाद बता रही है कि वैधानिक व्यवस्था। इसमें देखेंगे सामाजिक व्यवस्था के तत्व आगे, फिर देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंग कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के अंग होते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बताया कि सामाजिक व्यवस्था के अंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सांस्कृतिक पहला, सामाजिक व्यवस्था के सर्वप्रथम और पहला अंग बताया है सांस्कृतिक अंग। समाज के अंदर कैसी संस्कृति है, कैसे उसे करना है, सब कुछ संस्कृति प्रथम मूल्य के रूप में है। ये इसका प्रथम अंग है संस्कृति। और सेकंड बताया है इसका मूल्य। मूल्य सेकंड नंबर बताया इसका मूल्य। और थर्ड नंबर बताया है भूमिका परिस्थिति। थर्ड नंबर बताया है भूमिका परिस्थिति। भूमिका परिस्थिति, इसमें बताया गया है कि पहले मूल्य, सामाजिकता का क्या मूल्य है, भूमिका परिस्थिति, भूमि से संबंधित किस व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, जितने पद मिले उसकी क्या भूमिका होती है। इसके बाद बताए हैं फोर्थ सामूहिकता, समूह के रूप में। फोर्थ नंबर बता रहे हैं सामूहिकता। सामूहिकता समूह के रूप में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, समूह के रूप में जितने भी सदस्यों के कार्य को संभाला जा रहा है, जिसको भी बताया जा रहा है, सामूहिकता के रूप में हो गया। और सामाजिक के अंग सांस्कृतिक, मूल्य, भूमिका परिस्थिति, सामूहिकता, 4 प्रकार के बताए गए। अब देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के शिक्षा में क्या योगदान है इसका। सामाजिक व्यवस्था का शिक्षा में क्या योगदान है? शिक्षा में योगदान क्या महत्व रखती है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरी है या नहीं, कि सामाजिक व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन करने के लिए हमें शिक्षा को यूज करना है या नहीं। इसमें बताया है कि कितना जरूरी है। जनसंख्या बढ़ती दर में नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा में योगदान,
या इसको ऐसे करके रखें कि शिक्षा का योगदान कितना है। सामाजिक व्यवस्था शिक्षा में योगदान क्या कर सकती है? शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए, शिक्षा का विस्तार करने के लिए, और समाज का अगर साथ हो शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा का जो परिणाम आ रहा है वो उन्नतशील होगा। अधिक शिक्षा की उन्नति के लिए एक समाज का योगदान होना बहुत जरूरी है। शिक्षित विद्यालय चल रहे, शिक्षित संस्था चल रही है, उसके अंदर समाज का योगदान होना बहुत जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से हो चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, सामाजिक अगर योगदान मिल रहा है शिक्षा को तो शिक्षा की बढ़ोतरी भी अधिक से अधिक होगी। अब देखें शिक्षा में तो योगदान हो गया, अब देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा क्या योगदान देती है। शिक्षा के अंदर सामाजिकता का योगदान, अब सामाजिकता का शिक्षा के अंदर योगदान। सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का योगदान क्या है? शिक्षा के अंदर सामाजिक व्यवस्था का क्या योगदान था, समाज क्या महत्व रखता है देखा हमने। अब देखें कि सामाजिकता के अंदर शिक्षा का योगदान क्या है, शिक्षा क्या महत्व देती है, शिक्षा क्या करती है। इसमें देखेंगे पहला पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण किससे पाएंगे? शिक्षा के द्वारा। व्यक्ति शिक्षित होंगे तो जनसंख्या दर को कम करने के लिए या अधिक बढ़ने से रोकने के लिए शिक्षा का योगदान है। सेकंड नंबर है व्यवहारिक आदर्शों का निर्धारण। व्यवहारिक आदर्शों का निर्धारण किसके द्वारा हो सकता है? शिक्षा के द्वारा ही। व्यवहार में जो भी निर्धारित निश्चय दिए गए हैं उनका निर्धारण एक शिक्षा के द्वारा ही हम कर सकते हैं। इसमें थर्ड है बेकारी समाप्त करना। किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का बेरोजगार है उनको समाप्त किससे करेंगे हम? शिक्षा के माध्यम से। फोर्थ नंबर है भ्रष्टाचार को रोकना। शिक्षा के माध्यम से भ्रष्टाचार पे रोक लगा सकते हैं। 5 नंबर है इसमें सामाजिक नियंत्रण करने में सहायक है। सामाजिक व्यवस्था के अंदर, सामाजिकता के अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी नियंत्रण पाना है उसमें नियंत्रण करने में सहायक क्या है? शिक्षा सहायक है। 6 नंबर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। व्यक्तियों के अंदर, समाज के अंदर वैज्ञानिक तकनीकी का विकास अगर करते हैं वो शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। 6 नंबर बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। 7 नंबर है सामाजिकता दृष्टिकोण का विकास। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास शिक्षा के द्वारा। 8 नंबर आर्थिक संपन्नता में वृद्धि। आर्थिक संपदा में वृद्धि शिक्षा के द्वारा ही। 9 नंबर इसमें बताया है कि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के उपाय ढूंढना। सामाजिक व्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट या समस्या हो उसके उपाय ढूंढने के लिए एक शिक्षा भी योगदान देती है। 8 नंबर है अपराध को सुधारना। समाज के अंदर जो भी अपराध हो रहे हैं, जैसे भी अपराधी हैं, उनको सुधारने के लिए विशेष रूप से शिक्षा का योगदान अत्यंत आवश्यक है। और शिक्षा के द्वारा ही हम लोगों ने देखा है भी जो भी अपराध हो रहे हैं, जैसे भी अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को शिक्षा के द्वारा ही हम सुधार सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति है उनको ही पता होता है कि ये अपराध किस हद तक जा रहे हैं, कैसे कैसे अपराध हैं और उनको हम कैसे निपटाएंगे। शिक्षा का अत्यंत महत्व है। सामाजिक व्यवस्था में अधिक से अधिक सुधार के लिए भी एक शिक्षा का योगदान है। शिक्षा का क्या योगदान था सामाजिक व्यवस्था में हमने देखा। अब देखेंगे
परिवर्तन के सामाजिक है इसके परिवर्तन में साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका क्या है, इसका महत्व, शिक्षा की भूमिका क्या चीज होती है, व्यवस्था में भूमिका या इसका महत्व। सामाजिक व्यवस्था में भूमिका या महत्व किसका देखेंगे, शिक्षा का देखेंगे। शिक्षा का क्या महत्व है, हमने योगदान देखा भी शिक्षा क्या योगदान दे रखी है, और सामाजिक है उसमें हम अगर चेंज करेंगे, किसी भी परिस्थिति को परिवर्तन करेंगे, सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार से, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका महत्व भूमिका किसके देखते हैं, शिक्षा के किसमें, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका, उसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से भूमिका निभाती है शिक्षा अपनी, कैसे देखेंगे। फर्स्ट नंबर देखो इसमें कि सामाजिकता चेंज कर रहे हैं, समाज के अंदर किसी प्रकार की सामाजिकता को चेंज करेंगे, उसमें शिक्षा का क्या योगदान था वो पहले देखा, इसका महत्व क्या, भूमिका क्या निभाती है कि सामाजिक अनुकूलन में सहयोग, सामाजिक अनुकूलन में सहयोग है शिक्षा। सेकंड नंबर है बौद्धिकता का विकास, सामाजिक परिवर्तन करने में बुद्धि का विकास, बौद्धिकता का विकास क्या करेगी, शिक्षा करेगी। सेकंड नंबर बौद्धिकता का विकास। फिर थर्ड नंबर है आर्थिक जीवन को संरक्षण प्रदान करना, आर्थिक जीवन को संरक्षण प्रदान करना। इसमें फोर्थ नंबर होता है कि शिक्षा की क्या भूमिका है सामाजिकता में, इसमें बताओगा कि मानव को सूक्ष्म सभ्य सुसंस्कृत बनाना एक शिक्षा का महत्व है, शिक्षा की अहम भूमिका होती है। एक शिक्षा के द्वारा ही मानव सुसंस्कृत सभ्य बन सकता है। 5 नंबर है सामाजिकरण, शिक्षा के द्वारा ही, शिक्षा का महत्व है। 5 नंबर है सामाजिकरण, शिक्षा संस्कृति का हस्तांतरण। 7 है नैतिक गुणों का विकास, सामाजिकता के अंदर ही शिक्षा के द्वारा ही नैतिक गुणों का विकास हो सकता है। हमने देखा कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका, क्या महत्व है। शिक्षा का समाज के अंदर सुधार करना, सामाजिकता को सुधारना, अधिक से अधिक बढ़ावा देना, संस्कृति को सभ्य बनाना, अच्छे संस्कार अनेक शिक्षा के माध्यम से ही हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। और शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था बना सकती है कि समाज में जो भी अपराध हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, उनको कैसा रोका जाए, उनको कैसे चेंज किया जाए, शिक्षा ही कर सकती है। और सामाजिक विभेद के स्वरूप में देखें, सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक विभेद के स्वरूप को प्रभावित करने वाले सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा है और सामाजिक है विभेद, और उसके स्वरूप को प्रभावित करने वाले सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, सामाजिक परिवर्तन को कैसे शिक्षा के में प्रॉब्लम देते हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आती है शिक्षा के अंदर सामाजिक का परिवर्तन होगा। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन शिक्षा से क्या जा रहा है, अगर शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन हुए, पहले से परिवर्तन हो रहे हैं सामाजिकता के अंदर, वो शिक्षा में कैसे दिक्कत ला रही है। और कौन कौन से परिवर्तन देखो, पहला है शाश्वत मूल्यों को स्थायी रखना, जो मूल्य पहले से चले आ रहे हैं उनको अभी तक स्थायी रखना, शिक्षा के अंदर दिक्कत आ रही है, शाश्वत मूल्यों को स्थायी रखना। सेकंड नंबर है ज्ञान के क्षेत्र में विकास, सामाजिक परिवर्तन प्रभावित करें, ज्ञान के क्षेत्र में विकास। फिर है नवीन परिस्थितियों के उठने में सहायक। 4th नंबर है अनावश्यक सामाजिक रीति रिवाजों को हटाना,
सामाजिक परिवर्तन। फिर 4th नंबर है अनावश्यक सामाजिक परिवर्तन। 5 नंबर होगा इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना। हर एक क्षेत्र में बताया कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे नहीं करना। सामाजिकता के अंदर कितनी जरूरी है एक शिक्षा, कहाँ तक जरूरी है कि कहाँ तक करवा सकते हैं हम इसको, कितना जरूरी है एक सभ्य समाज को, सभ्य संस्कृति को सभ्य बनाना और अधिक से अधिक नए नए क्षेत्रों में इसका निर्माण करना कितना जरूरी है। और आगे हम ये देखेंगे कि एक समाज के अंदर, किसी भी समुदाय के अंदर कमजोर वर्ग है, उनके लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। समुदाय के कमजोर वर्ग के लिए भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या लिए गए हैं, शिक्षा संबंधी प्रावधान। शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा समाज में जो भी चीज गलत हो रही है, अपराध हो रहे हैं, अनैतिक दृष्टि हो रहे हैं, उनको हटाया जा सकता है। तो उनके लिए निवारण के लिए प्रावधान कौन कौन से चलाए गए वो देखेंगे हम। प्रावधान कौन कौन से प्रावधान और उन प्रावधानों की क्या भूमिका है देखेंगे। सर्वप्रथम है सर्वसाधारण के लिए शिक्षा। सबसे पहला प्रावधान है कि सर्वसाधारण के लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा। सेकंड नंबर इसमें बताया गया है कि पहले सर्वसाधारण हो गया कि क्या जरूरी है, फिर बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े हुए लोगों के लिए या समुदाय के लिए कमजोर वर्ग हेतु शिक्षा। थर्ड नंबर बताया गया है स्त्री शिक्षा कितनी जरूरी है वो बताएगी। स्त्री शिक्षा थर्ड नंबर में पहला हो गया हमारा सर्वसाधारण के लिए शिक्षा। फिर सेकंड नंबर हमने पढ़ा कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े हुए लोगों या समुदायों के कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा। फिर थर्ड नंबर बता रहे स्त्री शिक्षा। फोर्थ नंबर पे बताए हैं शिक्षा के अवसरों में समानता। फोर्थ नंबर जो भी शिक्षा के अवसर हैं उनके अंदर समानता। 5 नंबर बताए हैं कि धार्मिक शिक्षा प्रत्येक समाज में, प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक शिक्षा होना जरूरी है। बताया कि धार्मिक शिक्षा इसके अंदर यह बताया कि शिक्षा का जो पैसा है उपव्यवस्था यानी कि समाज के अंदर भी देखेंगे कैसी व्यवस्था है, किस तरह हैंडल करें शिक्षा, शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है। प्रावधान देखिए हमने 5 प्रावधान क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, कैसे उन प्रावधानों को मान सकते हैं समाज के अंदर ये जरूरी है या नहीं, कैसे लागू हो रही हैं या नहीं। और हम देखेंगे कि हमारे भारत में, हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन कितना क्या हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। भारत के अंदर सामाजिक परिवर्तन, हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन किस वजह से हो रहा है, किस क्षेत्र की वजह से हो रहा है, किस एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। रुकावट तो शिक्षा के माध्यम से रुकावट का योगदान हमने देखा था पीछे। अब देखें कि भारत में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन क्या परिवर्तन होने कि किसी भी देश या समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारण से नहीं हुए, अनेक कारण से हो सकते हैं। कुछ ऐसे सामान्य कारक हैं जो हम पे लागू होते हैं, हमारे आसपास में, हमारे समाज में, जो प्रत्येक समाज में होने वाले
परिवर्तनों पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे जनसंख्या कारक भी हो सकता है, प्रौद्योगिकी कारक भी हो सकता है, आर्थिक कारक होते हैं, सांस्कृतिक कारक होते हैं, कानूनी प्रशासनिक कारक होते हैं, राजनीतिक कारक होते हैं। इसमें 6 कारक बताए हैं सामाजिक परिवर्तन में। पहला बताया है सामाजिक कारक, और सामाजिक कारक फिर उसके बाद में बताया है प्रौद्योगिकी कारक, और थर्ड नंबर इसमें बताया कि आर्थिक कारक। सामाजिक परिवर्तन हो रहा है आर्थिक कारक के हिसाब से सबसे ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। और फोर्थ नंबर बता रहे हैं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक 5 नंबर बता रहे हैं कानूनी और प्रशासनिक कारक, और लास्ट में 6 नंबर पे रह गया राजनीतिक कारक। सामाजिक परिवर्तन के 6 कारक बताए हैं, लास्ट में राजनीतिक कारक होते हैं। और ये जो कारक हैं समाज परिवर्तन के, और जैसे कि इनसे सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, शिक्षा पे क्या प्रभाव डालते हैं, और सामाजिक परिवर्तन होता है शिक्षा पे क्या प्रभाव डालेगा। अगर हो गए सामाजिक परिवर्तन तो शिक्षा का क्या प्रभाव है इसमें। मानो कि सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें शिक्षा का क्या योगदान है, शिक्षा का प्रभाव। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का प्रभाव कैसे है कि सामाजिक शक्तियों के कारण शैक्षिक परिवर्तन, शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक परिवर्तन होने से। अगर सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो उसका शिक्षा पे क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव होते हैं, वो देखो। फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हम कि सामाजिक शक्तियों के कारण, सामाजिक शक्तियों के कारण शैक्षिक परिवर्तन। सेकंड नंबर देखेंगे सामाजिक आवश्यकताओं के कारण शैक्षिक परिवर्तन। सेकंड नंबर देखते हैं, पहला तो देखा था कि सामाजिक शक्तियों के कारण, जो भी शक्तियां समाज के अंदर होती है, जैसा भी व्यवहार करते हैं वो लोग, कैसा व्यवहार आ रहा है उनके, कैसा उनका वातावरण है, उनके कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है। सेकंड नंबर में देखेंगे सामाजिक आवश्यकताओं के कारण। सेकंड नंबर देखेंगे सामाजिक आवश्यकताओं के कारण शैक्षिक परिवर्तन। सामाजिक शक्तियों के कारण, सामाजिक आवश्यकताओं के कारण हो सकते हैं। आवश्यकताएं मतलब समाज के अंदर अगर कंप्यूटर युग चला आ रहा है कि कंप्यूटर का युग है, अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए, समाज की मांग हो रही है, तो शिक्षा के अंदर भी परिवर्तन लेने का विचार आएगा। अवश्य ही शिक्षा में ये परिवर्तन किया जाएगा कि समाज में अंग्रेजी शिक्षा है, कंप्यूटर शिक्षा है, तो उनको शिक्षा के अंदर लाया जाए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का प्रभाव अधिक मात्रा में किया जा रहा है। अब इसमें देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन तो हो गया, शिक्षा का प्रभाव कितना देख लिया हम लोगों ने, क्या है इसमें अध्यापक की भूमिका क्या है। सामाजिक परिवर्तन है, कैसे हो रहा है, कैसे करेंगे, प्रभावित करने वाले कारक भी हमने देख लिए, और इसके सामाजिक केंद्रित अध्यापक की भूमिका कि एक अध्यापक कैसे महत्व रखता है एक सामाजिक परिवर्तन के अंदर, कि क्या कुछ परिवर्तन कर सकता है या नहीं, किस क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है या नहीं। अपने विद्यालय के अंदर भी देखो कि एक अध्यापक किस तरह हैंडल करता है। हमने देखा था प्रावधान, शिक्षा के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनको सुधारने के लिए प्रावधान देखे थे। उन प्रावधान में दी थी स्त्री शिक्षा। क्या था? स्त्री शिक्षा। एक टॉपिक था स्त्री शिक्षा के अंदर। स्त्री शिक्षा, इस शिक्षा के अंदर चेंज परिवर्तन कैसे करना है
इसके अंदर एक अध्यापक की भूमिका क्या हो सकती है। अध्यापक की भूमिका क्या है कि अध्यापक रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी माता पिताओं से मिलकर उन्हें शिक्षा के लाभ को अवगत कराए और उन्हें स्पष्ट रूप से यह करना चाहिए कि शिक्षा किस प्रकार एक लड़की के हित के लिए, कितना जरूरी है एक महिला के लिए शिक्षा, एक अध्यापक उसके माँ बाप से मिलकर ये अवगत कराना चाहिए। सेकंड नंबर देखेंगे कि एक अध्यापक को लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय आने हेतु उत्प्रेरित या मोटिवेट करना चाहिए। एक लड़की को मोटिवेट करना चाहिए कि विद्यालय आने के लिए एक अध्यापक का फर्ज है। थर्ड नंबर है छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर एक लड़की की शिक्षा निःशुल्क होगी तो उनके गार्जियन निश्चित रूप से विद्यालय जाने से रोकेंगे। एक अध्यापक का फर्ज है कि वो एक लड़की की शिक्षा निःशुल्क करवाए। वर्तमान में सरकार की ओर से कुछ न कुछ इस प्रकार की घोषणा की गई है। फोर्थ नंबर देते हैं कि विद्यालय में छात्राओं के लिए, विद्यालय के अंदर छात्राओं के लिए पृथक से अतिरिक्त अलग से विशेष गृह विज्ञान आदि के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि उसके भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। अध्यापक की ये विशेष भूमिका रहती है एक शिक्षा के अंदर कितना चलाया जा रहा है। हमने देखा उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा क्या है, स्त्री शिक्षा के अंदर क्या एक अध्यापक की भूमिका है और इसमें सामाजिकता परिवर्तन के अंदर साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका देखी हमने। इसका महत्व देख लिया कि क्या महत्व रखती है एक शिक्षा और समाज और शिक्षा कितनी जरूरी आपस में। समाज और शिक्षा दोनों आपस में संबंध कैसे हैं देखेंगे कि समाज और शिक्षा का दोनों का आपस में अटूट संबंध है। जिस प्रकार समाज होता है वैसे ही वहाँ की समाज की शिक्षा की व्यवस्था की। जब कोई समाज अपने यहाँ किसी भी समाज के देख लो कि जब कोई समाज अपने यहाँ शिक्षा व्यवस्था करता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है, तो वह अपनी आवश्यकता एवं मूल्यों को ध्यान में रख कर करेगा या रखा जाता है अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर। अर्थात जैसे समाज की आवश्यकता एवं मूल्य होंगे, किसी भी समाज की जो भी आवश्यकता है उसकी क्या मूल्य है, मूल्यों के आधार पर ही वह समाज की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। यदि समाज के उन मूल्यों एवं आदर्शों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता हो, किसी भी प्रकार से आ रहा हो, किसी भी कारण से आ रहा हो, कोई भी परिवर्तन आता है तो उस समाज की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि सामाजिक परिवर्तन में और शिक्षा में दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध है। आज हमने थर्ड यूनिट देखी है उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा और इसका पूरा टॉपिक आज का कर लिए। आज हम थर्ड यूनिट को कंप्लीट करते हैं, कल हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट। थैंक यू।